चलिए बायोमोलिक्यूल्स में 9.8 नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीमर का हाईलाइट रिवीजन कीजिए। बताइए पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन में एमाइनो एसिड किसके द्वारा लिंक्ड होते हैं? जी बिल्कुल, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन में एमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। बताइए यह पेप्टाइड बॉन्ड किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? जी बिल्कुल, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड होता है व्हेन कार्बोक्सिल यानी कि COOH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद अमाइनो that is NH2 group of the next amino acid with the elimination of water moiety. That is the process is called dehydration. बताइए क्या पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में डिहाइड्रेशन होता है? जी बिल्कुल, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में डिहाइड्रेशन होता है जब कार्बोक्सिल यानी कि COOH ग्रुप एक अमाइनो एसिड का रिएक्ट करता है दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप से, तब यह एलिमिनेट करता है वाटर को और इसी को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। पॉलीसेकेराइड में बताइए इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स किसके द्वारा लिंक्ड होते हैं? जी बिल्कुल, पॉलीसेकेराइड में इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा लिंक्ड होते हैं। बताइए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या डिहाइड्रेशन द्वारा फॉर्म्ड होता है? जी बिल्कुल, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डिहाइड्रेशन द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। यह बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स। न्यूक्लिक एसिड में बॉन्ड के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट मोइटी लिंक्स करता है दी थर्ड कार्बन ऑफ वन सुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू दी फिफ्थ कार्बन ऑफ द सुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। बताइए जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बिटवीन दी फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर, वो कौन सा बॉन्ड होता है? जी बिल्कुल, द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर इज एन एस्टर बॉन्ड। एज न्यूक्लिक एसिड में वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड होता है, इसलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। बताइए क्या आपके माइंड में डायग्राम इंडिकेटिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA का फिगर आ रहा है? चलिए नोटबुक में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA बनाइए फटाक से। क्या न्यूक्लिक एसिड एक वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करता है? जी बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट करता है
वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को। जी बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट करता है एक वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को, और वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स exhibited by DNA is the famous वाटसन क्रिक मॉडल। बताइए, यह फेमस वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिबिटेड बाय डीएनए क्या बताता है? जी बिल्कुल, फेमस वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिबिटेड बाय डीएनए, यह मॉडल कहता है कि डीएनए एग्जिस्ट करता है एज अ डबल हेलिक्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि रन करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, और इनका बैकबोन फॉर्म्ड होता है बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चैन। नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड होते हैं मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड। किसी एक स्ट्रैंड का ए और जी कंपल्सरी बेस पेयर्स होता है विद टी एंड सी रिस्पेक्टिवली, यानी ए टी के लिए और जी सी के लिए। ईच स्ट्रैंड अपीयर्स होता है लाइक अ हेलिकल स्टायरकेस। ईच स्टेप एसेंट का रिप्रेजेंटेड होता है बाय अ पेयर ऑफ बेसेस। At each step of ascent, the ascendants टर्न्स करता है 36 डिग्री। एक फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड के पास 10 स्टेप्स या फिर 10 बेसेस हो सकते हैं, और पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रम। दी राइज पर बेसिस वुड बी 3.4 एंगस्ट्रम, और इस तरह से एक डीएनए फॉर्म्ड हो जाता है विद दी अबव मेंशन्ड साइलेंट फीचर, जिसको बी डीएनए कहा जाता है। चलिए अब बताइए, वाटसन और क्रिक मॉडल में टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस डायरेक्शन में रन करते हैं? जी बिल्कुल, वाटसन और क्रिक मॉडल में टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रन करते हैं इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। चलिए, वाटसन और क्रिक के डीएनए के मॉडल में बैकबोन किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? जी बिल्कुल, वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल में बैकबोन फॉर्म्ड होता है बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चैन। बताइए, वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल में नाइट्रोजन बेसिस किसके परपेंडिकुलर मोर और लेस होता है? जी बिल्कुल, वाटसन और क्रिक के डीएनए के मॉडल में नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड होते हैं मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दी बैकबोन बट फेस इनसाइड। किसी एक स्ट्रैंड का ए और जी किसके साथ बेस पेयर्स करता है? जी बिल्कुल, किसी एक स्ट्रैंड का ए बेस पेयर करता है टी से और जी बेस पेयर करता है सी से रिस्पेक्टिवली ऑन अदर स्ट्रैंड। बताइए, ए और टी के बीच
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? जी बिल्कुल, ए और टी के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। बताइए, जी और सी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? जी बिल्कुल, जी और सी के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। बताइए, वाटसन और क्रिक के डीएनए में ईच स्ट्रैंड किस तरह अपीयर होता है? जी बिल्कुल, वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल में ईच स्ट्रैंड हेलिकल स्टारकेस के जैसा अपीयर होता है। ईच स्टेप ऑफ एसेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है? जी बिल्कुल, ईच स्टेप ऑफ एसेंट रिप्रेजेंटेड होता है बाई ए पेयर ऑफ बेसेस। बताइए, एसेंट के ईच स्टेप पर स्ट्रैंड कितना टर्न्स करता है? जी बिल्कुल, एसेंट के ईच स्टेप पर स्ट्रैंड 36 डिग्री टर्न्स करता है। बताइए, एक फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड में कितना स्टेप्स या फिर बेस पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं? जी बिल्कुल, एक फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड में 10 स्टेप्स या फिर 10 बेस पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बताइए, पिच कितना होता है? जी बिल्कुल, पिच 34 एंगस्ट्रम का होता है। बताइए, राइज पर बेस पेयर कितना हो सकता है? जी बिल्कुल, राइज पर बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रम का हो सकता है। ये सारे साइलेंट फीचर हैं बीडीएनए के। आर यू एग्री विद इट? चलिए, रिवाइज कीजिए 9.9 डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को। सर्टेन कंसंट्रेशन में प्रेजेंट बायोमोलिक्यूल्स को क्या एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है एज मोल्स पर सेल या फिर मोल्स पर लीटर एटसेट्रा? जी बिल्कुल, बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सर्टेन कंसंट्रेशंस एक्सप्रेस्ड किया जाता है एज मोल्स पर सेल या फिर मोल्स पर लीटर। बताइए, क्या बायोमोलिक्यूल्स के पास टर्नओवर रहता है? जी बिल्कुल, सारे बायोमोलिक्यूल्स के पास टर्नओवर होता है। ईच बायोमोलिक्यूल्स के पास टर्नओवर होता है। इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, ईच बायोमोलिक्यूल्स के पास टर्नओवर होता है। इसका मतलब यह है कि दे आर कॉन्स्टेंटली being changed into some other biomolecules and also made from
some other biomolecules। मतलब यह कि ये किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज्ड होते रहते हैं या फिर यह किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होने से बनते हैं और यह ब्रेकिंग और मेकिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली ऑक्यूर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। टुगेदर ऑल दिस केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑक्यूर होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यदि एमाइनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए तो बताइए क्या बनेगा? जी बिल्कुल, यदि एमाइनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए तब यह चेंज्ड हो जाएगा इनटू एमाइन। बताइए क्या एमाइनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और एमाइनो एसिड का एमाइन में चेंज होना, रिमूवल ऑफ एमाइनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन ए डाइसैकेराइड एटसेट्रा टर्न ओवर के एग्जाम्पल्स हैं। जी बिल्कुल, ये सारे टर्न ओवर के एग्जाम्पल्स हैं। बताइए क्या मेजोरिटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑक्यूर नहीं होते हैं इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शंस? जी बिल्कुल, मेजोरिटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑक्यूर नहीं होते हैं इन आइसोलेशन लेकिन दे आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शंस। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। ये मेटाबॉलिक पाथवे सिमिलर होते हैं टू दी ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन ए सिटी। ये पाथवे आइदर लीनियर और सर्कुलर होते हैं। ये पाथवे क्रीस क्रॉस भी होते हैं एक दूसरे के, डेट इज देयर आर ट्रैफिक जंक्शंस। बताइए क्या फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे के पास एक डिफिनिट रेट और डायरेक्शंस होता है लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक? जी बिल्कुल, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे के पास एक डिफिनिट रेट और डायरेक्शन होता है लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। इस मेटाबोलाइट फ्लो को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, मेटाबोलाइट्स का फ्लो थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे के पास एक डिफिनिट रेट और डायरेक्शन होता है लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। यह मेटाबॉलिक फ्लो को डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। चलिए मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में एनसीईआरटी में जो भी दिया गया है उसको बताइए। जी बिल्कुल, मेजोरिटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑक्यूर नहीं होते हैं इन आइसोलेशन
दे आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शंस। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं मेटाबोलाइट्स कन्वर्टेड होते हैं इनटू ईच अदर इन ए सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस, जिनको मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है। मेटाबॉलिक पाथवे सिमिलर होते हैं टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन अ सिटी। ये पाथवे आइदर लीनियर होते हैं या फिर सर्कुलर होते हैं। These pathway crisscross each other, that is, there are traffic junctions. Flow of metabolites through metabolic pathway का एक डिफिनिट रेट और डायरेक्शन होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल का होता है। इस मेटाबोलाइट फ्लो को डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि यह इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ होते हैं एंड विदाउट अ सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप फॉर हेल्दी कंडीशन। Another feature of these metabolic reactions is that every chemical reaction is a catalyzed reaction. बताइए, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं? जी बिल्कुल, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं। बताइए, क्या लिविंग सिस्टम्स में अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स होते हैं? जी बिल्कुल, लिविंग सिस्टम्स में देयर इज नो अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन। Even carbon dioxide dissolving in water, a physical process, is a catalyzed reaction in living system. बताइए, कैटलिस्ट क्या होते हैं? जी बिल्कुल, कैटलिस्ट प्रोटीन्स होते हैं जो कि हैस्टेन कर देते हैं द रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स। ये प्रोटीन्स विद कैटालिटिक पावर आर नेम्ड एंजाइम्स। प्रोटीन्स विद कैटालाइटिक पावर को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, प्रोटीन्स विद कैटालाइटिक पावर को एंजाइम्स कहा जाता है। चलिए रिवाइज कीजिए मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग का। बताइए, क्या मेटाबॉलिक पाथवे लीड कर सकता है टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपलर स्ट्रक्चर, और सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर? इसके एग्जाम्पल के साथ बताइए। जी बिल्कुल, मेटाबॉलिक पाथवे लीड कर सकता है टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपलर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल, या लीड करता है टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल। बताइए, बायोसिंथेटिक पाथवे को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, बायोसिंथेटिक पाथवेज को एनाबॉलिक पाथवेज कहा जाता है। बताइए, डिग्रेडेशन को क्या कहा जाता है?
जी बिल्कुल, डिग्रेडेशन को कैटाबोलिक पाथवे कहा जाता है। बताइए क्या एनाबॉलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड एनर्जी कंज्यूम करता है? जी बिल्कुल, एनाबॉलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम करता है एनर्जी को। बताइए क्या असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी इनपुट के? जी बिल्कुल, असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। बताइए क्या एनाबॉलिक पाथवे के उल्टा कैटाबॉलिक पाथवे में रिलीज ऑफ एनर्जी होता है? जी बिल्कुल, एनाबॉलिक पाथवे के उल्टा कैटाबॉलिक पाथवे लीड करता है टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए जब ग्लूकोज डिग्रेडेड होता है टू लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल, एनर्जी लिबरेटेड होता है। यह मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड जिसमें 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स ऑक्यूर होता है, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। बताइए क्या बॉन्ड एनर्जी यूटिलाइज्ड होता है फॉर बायोसिंथेटिक ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क दैट वी परफॉर्म? जी बिल्कुल, बॉन्ड एनर्जी यूटिलाइज्ड होता है फॉर बायोसिंथेटिक ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क दैट वी परफॉर्म। Most important form of energy currency in the living system is the bond energy in a chemical called adenosine triphosphate, that is ATP। बताइए बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है? जी बिल्कुल, बायो एनर्जेटिक्स में यह जाना जाता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्राइव करते हैं देयर एनर्जी, कौन सा स्ट्रेटजीज वे इवॉल्व किए हैं, और हाउ डे स्टोर दिस एनर्जी एंड इन व्हाट फॉर्म, हाउ डे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क। रिवाइज कीजिए 9.1.1 द लिविंग स्टेट के हाइलाइट्स को। बताइए मेटाबोलाइट्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाला टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स को मेटाबोलाइट्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं एट कंसंट्रेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ देम। बताइए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में ब्लड कंसंट्रेशन कितना होता है? ग्लूकोज का कंसंट्रेशन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर तक होता है, और हार्मोन्स नैनोग्राम्स पर एमएल होता है। बताइए क्या बायोलॉजिकल सिस्टम में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टडी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? यदि हाँ तो बताइए यह स्टडी स्टेट किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है?
जी बिल्कुल, बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टडी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है बाय कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स। बताइए, क्या यह बायोमोलिक्यूल्स मेटाबॉलिक फ्लक्स में होते हैं? जी बिल्कुल, यह बायोमोलिक्यूल्स मेटाबॉलिक फ्लक्स में होते हैं। कोई भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स करता है स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, लेकिन बताइए, क्या स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट का होता है या फिर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट का होता है? जी बिल्कुल, कोई भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स करता है स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, लेकिन स्टडी स्टेट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट का होता है, क्योंकि फिजिक्स से यह बात समझ सकते हैं कि सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो वर्क होता ही रहता है, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम पर रीच नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, और यह भी कह सकते हैं कि लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। बताइए, लिविंग स्टेट जो कि एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट है, क्या इसको बनाए रखने के लिए एनर्जी इनपुट की जरूरत होती है? जी बिल्कुल, एक लिविंग स्टेट जो कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट होता है, जो कि परफॉर्म करता है वर्क को, इसको बनाए रखने के लिए एनर्जी इनपुट की जरूरत होती है, या फिर इसको अचीव्ड किया जाता है बाय एनर्जी इनपुट। बताइए, क्या मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करता है ए मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी? यदि हाँ, तो क्या इसीलिए लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म को सिनोनिम्स माना जाता है? और क्या विदाउट मेटाबॉलिज्म लिविंग स्टेट नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करता है ए मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसलिए लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। चलिए, पीछे का स्ट्रक्चर बनाइए रिवीजन के लिए। शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए, अब राइबोज का बनाइए। एमाइनो एसिड में ग्लाइसिन का। एमाइनो एसिड में एलानिन का। एमाइनो एसिड में सीरीन का। चलिए, फैट्स और लिपिड्स में फैटी एसिड यानी कि पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए। फैट्स और ऑयल्स यानी कि लिपिड्स में ग्लिसरॉल का।
फैट्स और ऑयल्स यानी कि लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड का। फैट्स और ऑयल्स यानी कि लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स यानी कि लेसिथिन का। फैट्स और ऑयल्स यानी कि लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल का। चलिए नाइट्रोजन बेसिस में एडेनिन यानी प्यूरिन का बनाइए। यूरेसिल यानी कि पायरिमिडीन का। न्यूक्लियोसाइड्स में एडिनोसिन का। न्यूक्लियोसाइड्स में यूरिडीन का। चलिए न्यूक्लियोटाइड में फटाक से एडेनाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए। अब गाइस प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ऊपर पेटीएम नंबर दिया गया है। कम से कम 5 रुपया या फिर 10 रुपया भी सपोर्ट कर सकते हैं। इतना गाइस तो आप कर ही सकते हैं। आई होप डैट, लेकिन प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर करें।